Good evening and welcome everyone to this class on Indian polity. So we are going to resume our discussion on Article 16, Article 15, 16, the right to equality, discrimination on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth should be prohibited. तो आज न्यूज़पेपर में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हु हैज टेकन द ओथ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सेज दैट देयर विल बी नो जॉब्स फॉर आउटसाइडर्स इन मध्य प्रदेश. कंट्रोवर्शियल है लेकिन अच्छा भी है. तो ये पॉइंट जब डीएनए व्हेन आई स्टार्टेड विद द डीएनए तब ये पॉइंट दिमाग में आया कि ये क्या बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे बोल सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ये यूनिक पॉइंट्स डीएनए में ही ध्यान में आते हैं एकदम से कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं करनी चाहिए, है ना. पार्लियामेंट को भी कभी कभी पता होता है कि जो लॉ वो बनाने जा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बट क्यों ऐसा किया जाता है. तो द पॉइंट दैट आई हैड स्टार्टेड माई क्लास विद लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एडवेंचरिज्म, उनको मज़ा आता है कि ऐसी बात करने में उनको वोट मिल जाएंगे और जनता को उम्मीद मिल जाएगी कि हाँ आरक्षण होगा और बच्चे को जॉब मिल जाएगी. समझ में आया. तो ये जो एक सिलसिला है इससे एक नया पॉइंट ये आता है कि यदि अननेसेसरी लिटिगेशन को इन इश्यूज़ के अराउंड जो कि सेटल्ड इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के अराउंड अगर अननेसेसरी लिटिगेशन को, जुडिशल दाव पेंच को, जुडिशल इश्यूज़ को या फिर कानूनन ये सारा जो इससे पेंडोराज बॉक्स ओपन होगा उसको अवॉइड करने के लिए ये किया जाना चाहिए. क्या किया जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज पे ये बैन होना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पेटेंटली ऑन द फेस ऑफ इट विजिबल है कि वो गलत होगा, राइट. तो मतलब समझ रहे हो, कोई ये सिर्फ उनकी बात नहीं है. इनको पटक के मतलब चलो चीफ मिनिस्टर तो फिर भी छोड़ दो, जो ऐसे हार्दिक पटेल जैसे लोग हैं या ठीक है आरक्षण की डिमांड जिम्मेवारी होगी या कुछ भी, लेकिन ऐसे करते करते कोई चीफ मिनिस्टर स्टेट बना के चला जाता है. तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर पेटेंटली जो चीज़ लिखी हुई है सामने, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने ओथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की दैट दे विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन. अपनी ओथ के खिलाफ यदि कोई चीफ मिनिस्टर बोल रहा है दैट शुड बी टेकन एज एन ऑफेंस टू द वेरी ओथ ऑफ द ऑफिस. क्लियर. मतलब गलत है ना ये. आप समझो कि और इश्यूज कम है सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप ये नए नए पुराने इश्यूज को दोबारा से आप हॉर्नेट्स नेस्ट को जो है रेज कर रहे हो, है ना. तो शुरू करते हैं आज की क्लास इसी जोशो अंदाज के साथ, ऐसे क्रिटिसिज्म और ये सब चीज़ों के साथ. राइट टू इक्वालिटी 14 और 18 हम कवर करते हुए इतने दिन से. तो आज आर्टिकल 16 की बारी है. आर्टिकल 15 हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ. रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो भी हमने प्रोविजन को स्टडी किया. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये भी कवर किया. So, protection of interest of minorities. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the grounds only of religion. Can I take the risk of assuming that you guys have read this PDF yourself once? क्या मैं ये खतरे भरी एक उम्मीद लगा सकता हूँ कि तुम लोगों ने ये खुद से पढ़ा होगा? गलती से मैं ये एक इस गलत फहमी पे यकीन कर सकता हूँ. आगे चलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल 93rd अमेंडमेंट एक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये भी हमने कवर कर लिया था. अब आते हैं इनामदार केस पे. ठीक है. इंदिरा शाह ने राइट टू इक्वालिटी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन इज इटसेल्फ प्रोहिबिटेड. ओके फाइन.
So, right to equality, positive discrimination and affirmative action is itself sanctioned by the right to equality, and as it helps promote equality in real sense of the term, in letter and spirit. Okay, Ravi, fine. But if the discrimination lacks reasonable criteria, that is, if there is no intelligible differentiation, then it is not allowed, है ना. तो nexus between objective and statute has to be there. ये भी मैंने explain कर दिया था. Welfare and administrative efficiency have to go hand in hand. This was also covered. This is the logic behind putting a cap of 50%. Supreme Court ने reservation पे कि 50% से ज़्यादा reservation नहीं हो सकती. ये cap, this cap was imposed by the Supreme Court in the year 1963. Clear? Equal protection of laws, ये भी हो गया था हमारा. मंडल कमीशन 1979 में गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ BP Mandal in terms of Article 340 of the Constitution to investigate the conditions of the socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement. उनकी एडवांसमेंट के लिए मेजर्स सजेस्ट करने के लिए बीपी मंडल कमीशन लगाया गया था, राइट. जस्ट 1 मिनट. बीपी मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड इनकी लोगों की वेलफेयर के लिए. अब बीपी मंडल कमीशन ने ये कहा अपनी रिपोर्ट के बेसिस पे 3743 कास्ट्स को आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% component of the population excluding scheduled caste and scheduled tribes. 52% रिजर्वेशन इनके लिए. ये कहा गया कि इनको पिछड़ी जातियां कहा गया अपार्ट फ्रॉम SCs एंड STs. तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाता अगर बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता? 75% रिजर्वेशन से भी ज़्यादा के अराउंड हो जाता है ना. 22% उनका है ऑलरेडी, 52% ये हो जाता है 74% रिजर्वेशन हो जाता था. कमीशन रिकमेंडेड फॉर reservation of 27% government jobs for OBCs so that the total reservation for all the classes, for all the reserved categories SC, STs and OBCs total amounts to 49.5%, 22.5%. STs के लिए जो reservation है वो 7.5% है, SCs के लिए 15% है, 22.5% रिजर्वेशन अवेलेबल है, ठीक है, अभी के लिए अलाउड है. तो 49.5% टोटल हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड दिस 50% रूल एज वी सॉ इन द ईयर 1963. बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया था बट क्लासेस उनको नाम दिया गया. रवि, ओके, मतलब रिजर्वेशन के पर्पस के लिए क्लासेस कहा जाता है, आइडेंटिफाई तो कास्ट्स को किया गया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कास्ट के बेसिस पे ही क्लास आइडेंटिफाई होती है इंडिया में. कास्ट के बिना क्लास कुछ नहीं है इंडिया में. फिर वो सोशियो क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, सोशल बेसिस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. तो 1990 में गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBCs. दिस वाज कंसिडर्ड टू बी दी game changer, vote spinner for the ruling Janata Party government. In 1991, government introduced two changes. Number one, preference to the poorer sections among the OBCs. Preference to the poorer sections among the OBCs in 27%. That is, इस 27% में भी जो poorest of the poor हैं उनके लिए प्रेफरेंस मिलना चाहिए. यानी कि रिजर्व कैटेगरी में एक और कैटेगरी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाने की बात करी गई. ये OBCs हैं, ये पुअरेस्ट OBCs के लिए इन्हीं जनजातियों में से पुअरेस्ट लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा. पुअरेस्ट किस बेसिस पे किया जाएगा? इकोनॉमिक बेसिस पे.
डायग्राम बनाते रहना साथ साथ. Poorest on the basis of their economic condition. Clear? On the basis of their economic condition only we can identify the poorest of the poor classes. अब ये क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट को भाया नहीं. सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस क्राइटेरिया बिकॉज इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू येस्टरडे एक्सेप्ट्स ओनली दी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया. दोनों कंबाइंड सोशल एंड इकोनॉमिक आधार पे जो बैकवर्ड है उनके लिए प्रावधान है. सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए कोई प्रावधान नहीं है. Reservation of another 10% of jobs for poorer sections of higher castes who are not covered by any existing scheme for reservation. Reservation of another 10% of jobs for poorer sections of higher castes. ठीक है, तो another 10% economic criteria based reservation जो हम आज देखते हैं उसको 1990 में भी लाया गया था. Reservation of additional of another 10% of jobs for poorer economically backward sections of higher castes who are not covered by any existing scheme of reservation. Reservation के अराउंड फिर jurisprudence को पूरा स्टडी करते हैं. अब 1990 में क्या हुआ, इंदिरा साहनी केस आया. किस लिए आया? इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट द्वारा लिया गया 1999 में 1991 का ये स्टेप सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया और जजमेंट का नाम आया इंदिरा साहनी केस 1992. The scope and the extent of Article 16 Clause 4 which provides for reservation of jobs in favor of backward classes was examined by the Supreme Court. Supreme Court ने क्या कहा? What did the Supreme Court say? Honorable Supreme Court had rejected the additional reservation of 10% for poorer sections of higher castes. It, however, upheld the constitutional validity of 27% reservation for the other backward classes with certain conditions, which are the prosperous sections among the OBCs, the relatively rich sections among the OBCs should be declared as creamy layer on the basis of income ceiling. पहले income ceiling 2.5 लाख हुआ करती थी, फिर 6 lakhs हुई, अब finally 8 lakhs rupees इसे कर दिया गया है. Any family, any household which is having an income of 8 lakh rupees or above shall not be, anybody belonging to a family having income of rupees 8 lakh or more shall not be eligible for reservation under OBC. Clear? No reservation in promotions. Reservation should be confined to initial appointments only. There can be no reservation in promotion. Clear? Reservation in promotion क्या होता है उसको भी समझेंगे. समझ में आया? एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस कैन कंटिन्यू. जो एग्जिस्टिंग प्रमोशन रिजर्वेशन में जिन लोगों को आश्वासन दे दिया गया, एश्योरेंस दे दिया पार्लियामेंट ने, उसके बाद अगर उन्होंने अप्लाई किया और फिर उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि चलो ठीक है कि अब आपको वादा जो कर दिया है वादा नहीं तोड़ेंगे. ठीक है. ओनली इनकम इज द फैक्टर? नो. सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एज आई सेड येस्टरडे. अनिकेत क्लास रिवाइज नहीं करके आए हो, जल्दी. आप बोल रहे हो रेड ऑल योर पीपीटीज. ओनली इनकम फैक्टर फॉर रिजर्वेशन आपने बोला 5 times रीड करी है. तो कल मैंने ये बताया था ना, सोशियो एंड इकोनॉमिक. वेयर इज आर्टिकल 15? कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली. यू कैन नॉट एक्सक्लूड वन. ठीक है, दोनों क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, एक के बेसिस पे काम नहीं चलेगा. ठीक है. अगर सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दिया जाता है तो नहीं चलेगा. अगर सिर्फ सोशल क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दिया जाता है तो नहीं चलेगा. अगर सोशियो एंड इकोनॉमिक दोनों तरह की बैकवर्डनेस को दिखाया जाता है तो ही रिजर्वेशन सरवाइव करेगा. अब अगर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई फैमिली इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस है और दूसरी फैमिली सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो वो फैमिली एलिजिबल है. कोई फैमिली सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस है, उसको रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता. समझ में आया?
हम एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं, फटाफट से इसे कवर करना है। तो रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब्स फॉर पुअरर सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट्स आर हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। तो गवर्नमेंट ने ये चेंजेस जो इंट्रोड्यूस करे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रॉस्पेरस सेक्शंस इन ओबीसीज शुड बी आइडेंटिफाइड, दे शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, और कोर्ट ने ये कह दिया तो टोटल रिजर्व्ड कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। ठीक है, और कोर्ट ने ये एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। ये जो 10% रिजर्वेशन है, कोर्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ इट कि 10% क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे बैकवर्ड सेक्शंस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड। Carry forward rule in case of unfilled backlog of vacancies is valid, but it should not violate 50% rule. Carry forward rule क्या है? 1995 में STs के लिए 400 IAS 400 की टोटल वैकेंसीज होती थी 400 में से 7.5 कितना हुआ? 30 वैकेंसीज were reserved for STs in the year 1995. just an example, 7.5% रिजर्वेशन है। उस साल केवल 7 ST कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए एग्जाम में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। हमारे जो ST भाई हैं या हमारी जो कम्युनिटी है ST कम्युनिटी, वो लोग जो है अवेयर नहीं है, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि रिजर्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब 23 वैकेंसीज जो बची वो 1996 की वैकेंसीज में एडजस्ट होंगी, यानी कि 1996 में अगर फिर दोबारा से 400 वैकेंसीज हैं तो कितनी सीट्स हो गई? 7.5%, तो 1996 की ऐड हो गई। ठीक है, 30 वैकेंसीज अगेन प्लस जो बैकलॉग है 23, दैट विल ऑल्सो कम हियर। टोटल सीट्स टू बी रिजर्व्ड 23। ठीक है, अब क्या ये 53 टोटल सीट्स टू बी रिजर्व 53 सॉरी, वुड इट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 400 सीट्स? नो, 50% रूल वॉलेट नहीं कर सकते, यानी कि उस साल टोटल सीट्स हो जाएंगी 400 प्लस 23, क्योंकि जो बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरल कैटेगरी के चांसेस को कम करोगे, जनरल कैटेगरी के चांसेस कम नहीं हो सकते। गॉट इट? बैकलॉग में चली जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं कि वो वैकेंसीज खत्म हो गई, वो वैकेंसीज रहेंगी बट आगे कैरी फॉरवर्ड होके आगे आ गई वो। क्लियर टू एवरीवन? अगर इस साल फिर दोबारा से वैकेंसीज फिलअप नहीं होती तो ये 53 वैकेंसीज मान लो कि पूरी की पूरी, ठीक है ना, बैकलॉग में ये कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट रिड्यूस द चांसेस ऑफ अदर कैटेगरीज सिंपली बिकॉज, अब क्योंकि जो पिछले साल की वैकेंसीज हैं वो तो फिलअप ही नहीं होंगी, वो जनरल कैटेगरी को नहीं दी जा सकती, वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोगों ने ये केस कर दिया कि अगर ST कैटेगरी के लोग आ ही नहीं रहे तो 23 जो वैकेंसीज हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, वो अगले साल एडजस्ट होंगी। अब जनरल कैटेगरी को ये डर लगा कि अच्छा अगले साल एडजस्ट होंगी तो मतलब क्या अगले साल 400 माइनस 23 हो जाएगा, फिर जाके वैकेंसीज क्रिएट होंगी? नहीं, कोर्ट ने बोला 400 प्लस 23, जिसमें से 23 सिर्फ STs के लिए ही रहेंगी, 400 में से बाकी की 200 जनरल कैटेगरी की और रिमेनिंग 50% SC, ST और OBC को दी जा सकती हैं। क्लियर? तुम लोग में से कुछ लोग रेगुलर नहीं हो, फटाफट हाजिरी लगाओ, हाजिरी लगाओ फटाफट। PY प्रेजेंट एंड यस समझ में आया या फिर PN? सो टोटल अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। कोर्ट ने यह कहा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाए टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ OBCs। OBCs की लिस्ट में
ये करना ज़रूरी है। क्लियर? ऑल राइट, क्लियर? तो ये ज़रूरी है। देन आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये क्लियर हो गया। 15 ये था जूरिस्प्रूडेंस रिजर्वेशन के अराउंड, मंडल कमीशन वाला जो था, याद रहेगा। Article 16, there shall be equality of opportunity for all the citizens in the matters of public employment to any office under the state, यानी कि सरकारी नौकरियों में। मैंने बताया था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्या पर्पस होता है, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी सोसाइटी शुड बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर विमेन ज़्यादा होंगी ब्यूरोक्रेसी में तो ब्यूरोक्रेसी वुड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ विमेन। अगर एससीज रिप्रेजेंटेड होंगे एडिक्वेटली तो ब्यूरोक्रेसी वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससीज, आई मीन ड्यूली इमोशनल एंड सेंसिटिव टू द कंसर्न्स ऑफ एससीज एंड एसटीज। ठीक है, अगर जाट्स होंगे तो जाटों के कंसर्न होंगे। अगर कोई जाति जो है, इसके पीछे ये माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के पीछे, द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी only would be in a better position to understand the actual problems that they have to face. No matter howsoever well-read people are, even if you are having sociology as your optional, you may not be the right person to tell about the actual conditions of life faced by a particular community, right? तो इसलिए अब यहाँ पे देखते हैं, no citizen shall on the grounds only of आर, बोलो मेरे साथ, काश ऑफलाइन क्लास होती तो मज़ा आता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। कैच, लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो आज जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा? शपथ ली है, 15 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जब कोई सिटीजन, एक मुख्यमंत्री की अगर मैं शपथ ले चुका हूं तो मुझे क्या ये अनुचित बातें करनी चाहिए? औनी पौनी बातें करते हैं, फिर बोलते हैं हम पीते नहीं हैं, राइट? तो ये क्या, कौन सी दारू है जो बिना पिए चढ़ जाती है? कौन सी दारू है? ये है राजनीति की दारू, समझ रहे हो? वो पंजाबी में एक गाना है, दिन वेले भी सुपने लेंदे लीडर वोटां दे, है ना, जिसमें वो गाने में वो नारा ते सरकारा आखिर बदल ही जाती है। कहाँ है प्रतीक खुल्लर, कहाँ हो आप? राइट, सो ही इज़ वन ऑफ माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। नाउ तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये बार बार रेजिडेंस क्राइटेरिया को कैसे बनाया जाता है कि पंजाबी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पे जिनके पास में मैट्रिकुलेशन में पंजाबी नहीं है, उनको ये कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, है ना, कि आप पंजाब में सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। इनडायरेक्टली एक क्राइटेरिया लगाया जाता है। बट इन स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ स्टेट इट कैन बी टेकन। नो, इट कैन नॉट बी टेकन। यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे, राइट? कहाँ से हो तुम? मिथिलेश, वेयर आर यू फ्रॉम? नो, इट्स जस्ट अ सॉन्ग। आई एम जस्ट सेइंग कि लीडर जो हैं वो, उनको वोट ही दिखते हैं, बस कुछ भी बात करनी है उनको वोट ही दिखते हैं, राइट? वो एक लाइन जो डिसेंट क्या होता है, देखो, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कभी कभी हम ये बोलते हैं कि आप गढ़वाली हो, गढ़वाल से जो आए हैं उत्तराखंड से, उनको गढ़वाली बोला जाता है, पहाड़ी बोला जाता है, राइट? Delhi is a cosmopolitan city, so people from different areas. जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मुझे बोला जाता है, अच्छा आप पंजाबी हो? हाँ पंजाबी हैं, पड़ोसी जैसे पूछते हैं, राइट? तो आई एम अ डिसेंडेंट ऑफ पंजाब, ठीक है? माई प्लेस ऑफ बर्थ कुड बी चंडीगढ़, राइट? और माई प्लेस ऑफ बर्थ कुड बी समथिंग एल्स, लाहौर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डिसेंडेंट मतलब
कि मेरी जो पुश्तैनी जो जेनरेशन्स हैं वो पंजाब से हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, ओके। मिथिलेश आप क्या कहना चाह रहे हो? एक बार पूरा सेंटेंस एक ही बार लिख दो। वेयर इज शुभम त्रिपाठी? ठीक है, तो ये चीज़ है। प्ले रेजिडेंस कुछ और हो सकता है। अब मेरा रेजिडेंस दिल्ली है, बट आई शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस वाइल अप्लाइंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? अगर उसमें लैंग्वेज को नहीं लिखा गया तो वो इसलिए नहीं लिखा गया कि लैंग्वेज कैन बी लर्न लेटर ऑन एज वेल। क्लियर? तो ये समझ में आया। व्हाट इफ अ पर्सन इज बॉर्न इन कैनेडा देन ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ पर्सन, देन हिज प्लेस ऑफ बर्थ इज कैनेडा। इफ हिज और हर ancestors or earlier generations of that person have been living in Canada, then he is a descendant of Canada. Clear? Now nothing in this article shall, अब देखो clause 1 and 2 ये बात कर रहे हैं कि ये citizens वगैरह के खिलाफ कोई discrimination नहीं होगा। clause 3 and 4 are saying nothing in this article shall prevent the parliament from enacting any law prescribing in regard to a class of citizens or in regard to a class of employment or appointment to any office under the government or of any local or other authority within a state or union territory any requirement। अगर state चाहे, parliament यदि चाहे तो parliament किसी भी class of employment के लिए एक particular स्टेट के लोगों के लिए या यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन दे सकती है। इसी का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने क्या बनाया? सन्स ऑफ सॉइल थियोरी को इम्प्लीमेंट किया तेलंगाना में। यस, डोमिसाइल इज ऑल्सो अ रेजिडेंस बेस। देखो डोमिसाइल के बेसिस पे इफ अ पर्सन इज डोमिसाइल्ड इन, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट लिखी जा सकती है। ठीक है, रिलीजन के उसके आपने अच्छा पॉइंट लिखा है, डोमिसाइल इज ऑल्सो अ रेजिडेंस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बट इफ अ पर्सन इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, वो इंडिया के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, आउटसाइड द इंडिया के बारे में नहीं लिखा जाता। जो आप कहना चाह रहे हो वो अभी समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशन दैट अ पर्सन दैट एनी रिक्वायरमेंट हैज टू रेजिडेंस विद इन दैट स्टेट। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल अगर मिल जाता है किसी ऐसी लॉ को जो स्टेट ने भी पास करी है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना के लोग, जब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था, व्हेन आंध्र प्रदेश यूज्ड टू बी अ कंबाइंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नाउ द स्टेट ऑफ तेलंगाना, देन तेलंगाना रीजन के लोगों के लिए सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी लगा के जो भी रिजर्वेशन, जो भी जॉब्स एमिनेट होती थी इस रीजन से, जो भी वैकेंसीज एमिनेट होती थी, उनके लिए डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रखा गया था। क्लियर? क्लियर? समझ में आया ये मिथिलेश? आई आंसर योर थिंग लेटर। ठीक है, तो ये कंडीशन जो बनाने की, जो एक्सेप्शन क्रिएट करने की पावर है कि रेजिडेंस और डोमिसाइल को एक डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड बनाया जा सकता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। जे&के में अब ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये कर सकती है अगर जे&के में जो भी एक्सेप्शंस दी गई हैं वहाँ के सिटीजन्स को, सॉरी वहाँ के रेजिडेंट्स को, तो वो पार्लियामेंट ने ही दी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट कैन नॉट डू दिस। क्लियर है? सिंपल सा ये है, इसमें कुछ ज़्यादा टैंगल नहीं है, लीगल टैंगल कुछ ऐसा है नहीं। सो लेट्स रीड इट सिंपली। Mithilesh, what you are trying to say is that if people of a state are given the opportunity in the states
then it will uplift the people of that state. What about the people of other people from other parts of India? Equality of opportunity, because India, that is Bharat, is a union of states. It is one country. There is no state specific citizenship in our country like America. America में state specific citizenship है, हमारी country में नहीं है. ठीक है, हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है. तो मैं अगर चाहूँ तो मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे सकता हूँ. आप अगर चाहो तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे सकते हो. मेरिट एंड इक्वालिटी शुड प्रिवेल. ठीक है, फिर तो ये हो गया इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दी स्टेट्स आर आइलैंड्स इन देमसेल्व्स. ठीक है, लीगल आइलैंड्स हो जाएंगे फिर तो इसीलिए. क्लियर है? ऐसा नहीं है आशिका, राइट? Clear? So nothing in this article shall prevent the states from making any provisions for the reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented. Nothing in clause 1 and 2 of article 16 shall stop the state, shall prevent the state from making any provisions for reservation of appointments or posts in favor of backward classes which in the opinion of the state are not adequately represented. Now this opinion should not be a colored opinion. This opinion is to be based on the basis of data, right? Quantifiable data, studies conducted by National Commission for Backward Classes or State Commission for Backward Classes, as the case may be. If the reservation is being provided for a particular state, then that state, the Backward Classes Commission of that state has to back its claim on the basis of quantifiable data. Opinion is not a prejudicial opinion. It cannot be a biased opinion of the state कि हाँ election जीतना है तो इस community को reservation दे देते हैं. Fifth clause of article 16. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion. मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. अमृतसर में ब्रिटिशर्स ने SGPC एक्ट बनाया 1925 का. ठीक है, उसमें ये लिख दिया SGPC के लोगों को आश्वासन देने के लिए या सिखों को एक एश्योरेंस देने के लिए. अब ग्रेड सी जॉब्स में एक्सेप्शन हो सकता है, वो भी जब पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था झारखंड और बिहार को लेके तो ये प्रोविजंस रखे गए थे. ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, आई कैन अग्री. ग्रुप सी और ग्रुप डी में ये हो सकता है, बट इन जनरल दिस इज द रूल दैट डोमिसाइल शुड नॉट कम इन द वे ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. क्लियर? अग्री टू इट. मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें हैं. अब ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, और वैसे भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए थे कि उत्तर प्रदेश के लोग आके अगर उत्तराखंड में वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा एक स्पेशल स्टेट कार्व आउट करने का. क्लियर? नाउ कमिंग बैक हियर, अमृतसर में क्या होता है कि जब कभी SGPC की गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग होती है जिसमें उनके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स चुने जाते हैं, तो इट हैपन्स लाइक अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो जब ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया था तो एक प्रोविजन रखा गया था. ब्रिटिशर्स ने सिखों को एक एश्योरेंस दिया कि जब कभी ये मीटिंग होगी तो वी विल मेक श्योर दैट दिस चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग इन विच द इलेक्शन टू द खालसा तख्त एंड अदर governing body and other office bearers, election to the position of the office bearers of SGPC would be done. It would be chaired by a Sikh district collector. Clear?
सिख डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके धर्म की प्रथा है। यहाँ पे भी जो सिख हैं वही बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो सिख हैं जिन्होंने अमृत छका हुआ है वही बैठेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नाउ दिस कस्टम और दिस tradition is being, or this convention rather, is being carried forward to this date. Whenever this meeting is supposed to elect the elect the office bearers of SGPC, this district collector, if he happens to be from Hindu community, he is made to proceed on a leave, and in his place on an immediate basis a Sikh district collector is dispatched. He is posted for until the election is concluded. जत्थेदार, राइट संजीव, है ना। तो अब इनको नहीं समझ में आएगा जत्थेदार, मैं हो जाऊंगा जिम्मेवार, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, राइट। नाउ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person. अब ये जो पर्सन इलेक्ट होंगे जत्थेदार जिसे इन्होंने बताया, वो सिख कम्युनिटी से होने चाहिए। सिमिलरली देर आर सो मैनी श्राइन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया जहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर कोई IAS ऑफिसर, जैसे कि आप तिरुमला टेम्पल में देखोगे तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं तिरुमला टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही IAS ऑफिसर होने चाहिए। और जो आज भी पंडित या जो भी पुजारी का काम करते हैं मंदिरों में, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। क्लियर? समझ में आया अब ये कि कोई भी आर्टिकल में, इस आर्टिकल में दी गई बात इस लॉ के या इस कस्टम के या कन्वेंशन के रास्ते में नहीं आएगी। जो कन्वेंशन ये कहती है कि कोई ऐसे धार्मिक ऑफिस का जो इनकम्बेंट है, जो होल्डर होगा ऐसे ऑफिस का, वो एक पर्टिकुलर धर्म या एक धार्मिक समुदाय से होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में। Yes, RS, that is for you guys only. That course is for 2021 only. Clear है? Example makes it simply clear for everyone. नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन पूछो, अगर क्लियर है तो वोट करो। यस, फटाफट करो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट, अब देखो अभी वोट करोगे तुम लोग, यही दिक्कत है। इंडिया में एक चप्पल पड़ी हो ना मंदिर के बाहर, दूसरी पहले बाद में इंतजाम कर लोगे। पहले एक चप्पल फ्री की मिल जाए, वो ले जाएंगे घर हम लोग। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट द हार्ड कॉपी ऑफ द मैगजीन टू बी डिलीवर्ड एट योर एड्रेस? हार्ड कॉपी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यस अभी देखो, लिखो मी, फटाफट लिखो, मी टू लिखो। प्लीज राइट मी टू। जो गर्मी में रजाई में लेके सो बैठे थे ना टैब को या लैपटॉप को, वो भी बाहर निकलोगे। वेरी नाइस। तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए बोतल के चलते टोटल वोट मिल जाता है। गलती नहीं है तुम्हारी, मैं तुम्हें नहीं जिम्मेवार ठहराऊंगा। इसलिए एक नेता को बोतल के चलते वोट मिल जाता है ना। नाउ can this be considered? Yes, this can be considered, right? This can be considered as a point supporting positive secularism. You can put it this way, that enough leeway is given for religious freedom even as we are observing the constitutional basic principles, right? All right, so this is there. Now ये हो गया। और दूसरा, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट, अब मी 3 लिखना, ठीक है। जरूरी चीज़ें पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है।
Me3 का मतलब है ME3. How many of you would want the short description section in this just below this video to have the PPTs loaded in advance, like the way it is done for DNA, for you to make notes? फटाफट बोलो. ठीक है, अभी बाकी की 2 जो चप्पलें हैं वो घर पहुंच जाएंगे. अभी के लिए एक से काम चला लो. ठीक है. नाउ कमिंग 15 लाख आएंगे अकाउंट में, डोंट वरी. नाउ परमिएबिलिटी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16. दिस वाज जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, नथिंग एल्स. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग. अब देखो, हमने ये जो आर्टिकल्स पढ़े वो वर्बैटिम पढ़े. ठीक है, द वे दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज क्लॉजेज एंड ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द वेनिला वर्जन ऑफ दीज. Article 16 clause 1 and clause 2 give a general rule that there shall be equal opportunity for all the citizens in government jobs. However, Article 16 clause 3, 4, 4A and 4B provide further strength to all sorts of discrimination among the people on the account of their unequal status. Positive discrimination. ठीक है. Article 16 clause 3 for instance allows the state to make law making residential qualifications necessary in case of government jobs. So Arshika, your point to some extent, thus making domicile provisions stronger. Domicile can be kept as a criteria. Clear? So this is there. Article 16 clause 4 allows the state to make reservation for any backward class of citizens which in the opinion, now jot this, appreciate point number 1 here. ठीक है. तो which in the opinion of the state is not adequately represented in the services. This opens the door for OBC reservations. अब in the opinion का मतलब यहाँ पे दे रखा है state can itself provide for reservation. Citizens have the people have, the communities have no right to demand reservation. ये जो चक्का जाम और ये सब किया जाता है गलत है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट का मतलब इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट, नॉट इन द ओपिनियन ऑफ पीपल हु आर सीकिंग रिजर्वेशन. ये जो बंद किए जाते हैं, बंद लगाया जाता है और ये सब किया जाता है, स्ट्राइक करी जाती है, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स एट्सेट्रा, दैट इज डन इन द नेम ऑफ right to reservation. There is no such right. In the opinion of state, it is written in the constitution. Let's read clause 16(4)(a). It empowered the state to make reservation in promotions also for SCs, STs and OBCs. 16 clause 4(a). Reservation in promotion for SCs, STs and OBCs. Clear? Done. So this is their recent case. अब यहाँ पे प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नलिफाई कर रखा है. ठीक है. अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करते हैं. व्हाट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन? 2019 में 2018 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात दोबारा से बिल लाया गया इसको रिवाइव करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट टू बी इनवैलिड, दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन. होता क्या है कि वंस यू एंटर द सर्विस, ठीक है, उसके बाद SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको एक लेवल के अबव सेक्रेटरी लेवल तक नहीं जाने दिया जाता. नो मिनिस्टर, इवन इफ द मिनिस्टर हेल्स फ्रॉम SC ST एज द कम्युनिटी, दिस इज द रियलिटी दैट very less number of SCs and STs are seen at the joint secretary or secretary level. They are kept at this level, they are not promoted because their annual confidential report is not given a favorable rating for them to be considered for empanelment for their name to be considered for promotion to SC ST level. Clear? इसलिए ये कहा गया seniority based प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए. अगर किसी SC कैटेगरी के
कैंडिडेट ने, आईएएस ऑफिसर ने 25 या 30 इयर्स की सर्विस पूरी कर ली है तो उसे ऑटोमेटिकली सेक्रेटरी लेवल पे प्रमोट कर दिया जाए, इवन इफ हिज रेटिंग हैज बीन पुअर. क्लियर? Even if his annual confidential report written by the minister or the secretary of that ministry under which he was working has not been written in his favor. अभी सुन लो भाई, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है. तो कि आपकी उत्तेजना क्या है, ठीक है. ये प्रपोजल लाया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी के लिए रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि once in service you have to prove your merit, then there is no scope for reservation in promotion. इनका कहना ये है that there is a glass ceiling which does not allow them to rise above a level. Through reservation they enter the services but they are not allowed to rise up the career ladder. Why? Because there are some prejudicial elements working against them. उनका ये पिटीशन है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है जो कि ये कहते हैं कि लॉजिकल है. दूसरी चीज़, इस सेक्शन के विपरीत जो बोलने वाले जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज, ध्यान से सुनना, दिस इज अबाउट SC/ST कैंडिडेट्स, दे आर गेटिंग देयर एवरेज एज ऑफ सिलेक्शन इज अराउंड 30 years, 28 years. एवरेज एज ऑफ सिलेक्शन for general category candidate is 26 years according to the report brought out by UPSC, annual reports of UPSC. UPSC ये कहती है कि जब एम्पैनलमेंट होती है तो 1981 बैच के IAS ऑफिसर्स को देखा जाता है, उनका एवरेज एज देखा जाता है. एवरेज एज कितना है? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्योंकि वो पहले सर्विस में सिलेक्ट हो गए तो वो रिलेटिवली सीनियर होंगे, वो 26 इयर्स की एज में सिलेक्ट हो गए, है ना. और जो 1981 के SC/ST कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो 28 इयर्स की एज में सिलेक्ट हुए. तो इसमें उनकी गलती है. गवर्नमेंट को तो वो लोग चाहिए जो लॉन्गर टेन्योर के लिए सर्व करेंगे. जो 31 इयर्स की एज में सेक्रेटरी है और जो 33 इयर्स की एज में सेक्रेटरी है, दोनों में से किसको कंसिडर किया जाएगा? 31 वाला ज़्यादा मेरिटोरियस माना जाएगा. समझ में आ रहा है ये आर्ग्यूमेंट? इसीलिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपोज करते हैं वो ये कह रहे हैं कि 31 वाला ही माना जाएगा. जस्ट वन मिनट, इसको भी रिजर्वेशन समझ में आती है. दिस इज सिरी नाउ. You're saying maybe not. This is such a peculiar topic, Siri. Why are you intervening in between, huh? Now, fine guys. समझ में आया ये? अब इसका काउंटर लॉजिक सुनो. काउंटर लॉजिक सुनो. अभी तुम ठंडे हो जाओ. देखो, my intention is to make you guys abreast of how to think a counterpoint of a point and then reverse it to think a counterpoint of the counterpoint. समझ में आया? Now, इतने अलर्टनेस मेरी क्लास में दो ही मुद्दों पे मिलता है, एक तो रिलीजन, रिजर्वेशन और तीसरा सिलेक्शन. अभी क्लास आएगी ना, 2-3 इश्यूज और आएंगे, तब भी तुम लोग ऐसे उत्तेजित हो जाते हो जैसे पता नहीं सिलेक्शन तो बस हो ही गई थी, बचपन में पैदा हुए थे, वो तो रिजर्वेशन ना होती तो मम्मी की कोख से निकलते ही IAS होते हम लोग. लिसन यार, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये लोग ये कहते हैं कि हम जो सिलेक्ट हुए 28 इयर्स एवरेज एज पे, उसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की गलती है, उसमें इनकी गलती नहीं है. बात तो ये भी सही है. दिस इज अ लॉजिकल पॉइंट. क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी एस्पिरेंट को 30 इयर्स में जाके जॉब स्टेबिलिटी मिली और फिर वो एस्पायर कर रहा है,
तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। समझ में आया? Do not miss out on the point that I have just made because we are having some funny moments in the class today. ठीक है? Do not lose your sight on this crucial point. देखो, कोई अगर 28 साल की उम्र में सिलेक्ट हो रहा है तो उसमें भी तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस की गलती है। कोई अगर 26 ईयर्स में सिलेक्ट हो गया तो वो ये कह रहे हैं कि जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद से मेरिट काउंट करी जाए। Both of them should be brought, both of them should be considered equal from the age of selection. From age of selection should be considered as the stage from which to measure their performance. अगर ये एवरेज एज ज़्यादा है इनके सिलेक्ट होने की, तो जब ये सिलेक्ट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के और जब ये सिलेक्ट हो रहे हैं तब दोनों की एज को इक्वल मान लिया जाए, उनको 2 साल का 3 साल का एज दे दिया जाए। समझ में आया? to make up for the delay in their selection, क्योंकि delay in their selection is because of the backwardness in their levels of educational attainment, which is again the fault of the state. उनकी क्या गलती इसमें? समझ में आया? यस, मेरा पॉइंट है तुम लोग, वी आर इन द कफ्स ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस मीन्स कि पास्ट में जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उनको एक्सेस नहीं दिया गया, उनको ये कहा गया कि तुम नीचे की जाति से हो तो तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम एक उस स्कूल में नहीं बैठोगे जिस स्कूल में ऊंची जात का बच्चा बैठता है। ठीक है गाइज, प्लीज लिसन टू दीज आर्ग्यूमेंट्स विद एन ओपन फ्रेम ऑफ माइंड, राइट? देन यू गाइज वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इल विल अगेंस्ट और इल विल इन फेवर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर समझ जाओगे चीज़ों को तो तुम आगे हो जाओगे। क्यों इन सब इश्यूज़ में अपना वो ख़राब कर रहे हो? क्लियर? नाउ फाइन, दोनों आर्ग्यूमेंट समझ में आ गए। तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अगेन जो अभी कुछ इश्यूज हैं एनालिटिकल, उन पे आपको रिटन नोट्स जो है हैंड आउट मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। दिस होल केस विल बी प्रेजेंटेड टू यू in the form of a summary handouts. One handout is about the whether there should be reservation in promotion or this one. Just 1 minute guys, wire is getting stuck. So one is this, the other one is 103rd Constitutional Amendment Act. इन पे handouts रहेंगे जिसमें कि points लिखे हुए हैं, because these topics are very important to be discussed in this manner. तो वो पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये बर्निंग इश्यूज़ हैं अभी। क्लियर? नाउ कर भी क्या सकते हो एग्जैक्टली, वरना पता लगा किसी नेता ने तुम्हारे लिए झंडा उठाया और तुम पहुंच गए नारेबाजी करने, 2 साल बाद देखोगे फिर दोबारा वहीं खड़े हो रहे यूपीएससी के चक्कर में, है ना? नाउ इसीलिए अपने जज्बात थोड़ी संभाल के रखने चाहिए। राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, पॉपुलरली नोन एज जाट रिजर्वेशन केस. The judgment directed the government to recognize emerging socially and educationally backward groups such as transgenders who are among the most distressed for the grant of reservation rather than roaming around the point of caste. सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दिया, लेकिन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सरकार की बोली बोलता है। तो 2014 की जो रिजर्वेशन थी, यूपीए सरकार द्वारा दी गई रिजर्वेशन, जाट रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई डिक्लेयर कर दिया। The judgment was important not only for its articulation of the rationale for identifying the groups that need to be kept out of the reservation system, politically dominant and economically prosperous caste groups, but also for its support. Judgment is important for its support for the inclusion of the heavily disadvantaged groups such as transgenders. So the court downplayed the importance of caste. ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन
123rd अमेंडमेंट बिल सीक्स टू, अब देखो और क्या पॉलिटिक्स खेला जाता है तुम्हारी भावनाओं के साथ, अभी देखते हैं, ठीक है। 123rd अमेंडमेंट बिल के जरिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस which was earlier a statutory body. What is the meaning of statutory body? There can be no lagging from my side. It's the problem in your internet connection. Aditya, देखो NCBC एक statutory body था, the body for which there is an act but no article mentioned in the constitution is called statutory body. Even though article 340 was there, 340 के बेसिस पे NCBC को जब पहले क्रिएट किया गया था 1990s में, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और NCBC को एक लीगल बॉडी का दर्जा दे दिया। ठीक है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। अब बीजेपी क्या कर रही है, इन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया 338B एनसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, विच इज द ओरिजिनल आर्टिकल 340, बट अ न्यू आर्टिकल इज बीइंग इंसर्टेड टू गिव constitutional status to NCBC, even as constitutional status can as well be given under Article 340. Then why are they inserting a new article? This is objectionable. 30B in the Constitution, which provides for NCBC, its composition, mandate, what would be its mandate, functions and various officers. Inserting a new Article 342A, which empowers the President to notify the list of socially and educationally backward classes of that state. अब जब आप आर्टिकल 338 की हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड, आर्टिकल 338 says that there should be a special officer for scheduled castes, scheduled tribes, etc. to study their conditions of life and identify the scheduled castes and scheduled tribes and to study the problems of their life and accordingly suggest solutions to the government. 338 is for SCs and STs. 340 is for OBCs. ठीक है, 89th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2003 में सरकार को याद आया, एकदम से याद आया कि SCs की कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, STs की कंडीशंस थोड़ी और डिफरेंट हैं। SCs की कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ फेस्ड बाय SCs आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स इन लाइफ फेस्ड बाय STs। वो लोग जंगल में रहते हैं STs, ठीक है, वो लोग फॉरेस्ट फ्रेंडली हैं, और SCs जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हिस्सा हैं और उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनको परसिक्यूट किया जाता है सोसाइटी द्वारा और ये सब, ठीक है। बैकवर्ड दोनों हैं। 338A के तहत इसलिए NC ST अलग बना दिया गया, ठीक है। इट डिवाइडेड द NC-SC, पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया, किस एक्ट द्वारा, इस एक्ट द्वारा, ठीक है। 338 आर्टिकल के अंडर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, बट एक स्पेशल ऑफिसर और दो जनजातियां, तो दिक्कत हो गई, इसलिए इसे अलग किया गया, तो 338 एंड 338A बना दिया गया। अब बीजेपी क्या कर रही है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए एक अप्रैल 2017 में लोकसभा पास्ड 123rd अमेंडमेंट बिल which will, when it becomes the law, bring into being constitutional body National Commission for Backward Classes. Now what is the problem? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्रांच ट्री पे देखते हो, ठीक है, अगर मान लो मैं कुछ अच्छे से इसको थोड़ा सा बता दूं एक बार, दिस इज द ट्री, ठीक है। ये ट्री कौन सा है, एक ऐसी स्पीशीज है, फ्रूट है जिसका नाम है 338। अब इस ट्री पे जो फ्रूट्स लगेंगे, जो भी होंगे, जो इसकी ब्रांचेस होंगी, वो 338A 338B कुछ ऐसा होगा ना, जो SC ST से रिलेटेड होगा। अगर इस ट्री पे 340 वाला फ्रूट भी उगने लग जाए तो कैसा लगेगा,
constitution makers had kept the article 340 as a separate article judiciously, because they knew that they could still take the risk of combining the matters of SCs and STs together. But they deliberately did not offer the same level of protection to OBCs or socially and educationally backward classes. समझ में आया? इस पेड़ को जानबूझ के छोटा रखा गया था. अब आज जब हम ये समझते हैं आज़ादी के 70 साल के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन के 70 साल 72 साल 74 साल के बाद कि SCs STs को एक साथ रखा गया था, तो हमें आज भी ये लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स अलग थी, तो एक अलग बॉडी होनी चाहिए इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, और एक अलग बॉडी होनी चाहिए इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए. बट बाय हैविंग added another article 338b dealing with a matter which is already being dealt with under article 340b, is the parliament not committing a mistake? Is the Parliament of India not committing a mistake of clubbing the three difference? इनकी प्रॉब्लम अलग है, इसका खामियाजा पता है क्या होगा? मैं अभी एक केस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. एक मेंबर ऑफ एससी कम्युनिटी जो कि रिलेटिवली बैकवर्ड थी, दूसरे मेंबर ऑफ एससी कम्युनिटी ने उस कम्युनिटी के मेंबर को कुछ कहा कि तू ज़्यादा बैकवर्ड है, तू मेरे से ज़्यादा बैकवर्ड है. अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, ये केस जब हाई कोर्ट में गया, यूपी के हाई कोर्ट लखनऊ में, तो इस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा, इट्स स्ट्रेंज दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स did not envisage the kind of a situation which is here right before us. What was the situation right before them? The situation was that intra-SC squabbles, intra-SC fight, SC और SC समुदाय में जब fight हो तो the law Prevention of Atrocities SC/ST Act 1989 is silent on that. SCs STs Prevention of Atrocities Act prevents or seeks to prevent the atrocities committed by non-SC against SCs, by a non-SC community against SC community. But here was the strange situation in which two sections of SCs are fighting with each other. अब इसको क्या किया जाए? कोर्ट ने बोला कि केस इज डिक्लेयर्ड नलिफाइड एंड केस इज रिजेक्टेड, केस कैन नॉट बी एडमिटेड. अब इस पॉइंट से ये समझो कि जब NCBC और NCSC में कोई फाइट होता है कल को 20 साल के बाद कि 50% रिजर्वेशन देना है, ठीक है, 50% से रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकता, और कुछ जनजातियां ऐसी पाई जाएं जो ये बोलें कि हमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए SC कम्युनिटी में से या ST कम्युनिटी में से, कुछ जनजातियां OBC की हों वो ये बोलें कि हमें रिजर्वेशन चाहिए. अगर आर्टिकल डिफरेंट होता, NCBC की रिकमेंडेशंस को कम इंपॉर्टेंस दी जाती, NCST की रिकमेंडेशंस को कम. बट ब्रांच ट्री मेथड लगाते हुए कल को यदि कोर्ट इसे स्टडी करेगा तो कोर्ट ये बोलेगा, पार्लियामेंट मस्ट हैव हैड समथिंग इन माइंड. Parliament must be having something in mind while clubbing the provisions for creation of National Commission for Backward Classes along with the parent article 338. Along with the parent article 338 which seeks to create National Commission for Scheduled Caste. समझ में आया? ओके रुबीना, नो इश्यूज, समझ में आया? तो दोनों को देखो. अब सुप्रीम कोर्ट का मैं एक और जजमेंट बता देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा. राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ. सुप्रीम कोर्ट ने बोला एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. तो पार्लियामेंट ने जो इस आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल डिक्लेयर किया वो इसी की ब्रांच के अंदर किया, 21A. पार्लियामेंट इसको कोई और आर्टिकल का नाम भी तो दे सकती थी, लेकिन ब्रांच ट्री मेथड लगाते हुए ही किया गया ये. समझ में आया?
ताकि जब इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाए तो इनकी प्रॉब्लम्स को उतनी इम्पॉर्टेंट तवज्जो इक्वल लेवल पे ट्रीट ना किया जाए जितनी इम्पॉर्टेंस से एससीज और एसटीज की प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। गॉट इट नाउ एवरीवन? तो ये सारे एनालिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फिर तो आर्टिकल नंबर्स का सिर्फ ये पर्पस नहीं होता कि नंबर देना है 2 दूनी 2 2 दूनी 4, ये सब मतलब नहीं है, मतलब और भी रहता है। क्लियर? यस, अलग में ओबीसीज के जो मुद्दे हैं, जो कि ओबीसीज की अगर सेम प्रॉब्लम होती तो उन्हें एससीज में ही डाल दिया जाता है ना, लेकिन ओबीसीज के जो मुद्दे हैं उन्हें इक्वल पेडेस्टल पे रख के नहीं तोला जाता, उन्हें एससीज के, अगर देखो एससीज एसटीज एट्रोसिटीज एक्ट में कोई कंप्लेंट करता है ओबीसी के अगेंस्ट तो वो एडमिट हो जाती है, लेकिन अगर ओबीसी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कोई रिपोर्ट देगा तो इस एक्ट को अलग अलग रखने का पर्पस यही था, इस आर्टिकल को अलग अलग रखने का पर्पस यही था कि इनकी कंडीशंस थोड़ी अलग हैं, इनकी कंडीशंस थोड़ी अलग हैं। आर्टिकल 338 इज फॉर द क्रिएशन ऑफ एस ऑफिसर फॉर SCs and STs. Now the parliament is creating article 338B and adding the provisions for creation of NCBC along with the same article. This is too difficult for me to repeat. I had to take a glass of water, so it will be better you just note the timing. It's 9:34. I must have started with the discussion at 9:25. So please थोड़ा एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है? प्लीज़ एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। आई कैन वाउच फॉर दैट। निधि, ठीक है? आशीष, एक बार दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो, और कितनों को नहीं समझ में आया वोटिंग करा लेते हैं, नो लिखो जिनको नहीं समझ में आया। I can repeat that, but we have to cover other aspects also. ओबीसी के लिए पहले जो कमीशन थी वो 340 में बनी थी, ठीक है? तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। फुल क्लैरिटी नहीं हुई, आधी पिक्चर देखी, अभी पूरी पिक्चर देखी तो है। देखो ये स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है? इसका जो लेंस है ये वाला, ये 338 के लिए है, और ये वाला जो लेंस है ये 340 को देखने के लिए है। 338 की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, SC STs की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए देयर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थॉट प्रोसेस, क्योंकि उनके लिए अलग आर्टिकल बनाया गया। 340 आर्टिकल बैकवर्ड क्लासेस की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया। अब अगर आप इन दोनों कमीशंस को एक साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, जबकि 340 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो कल को ये नहीं लगेगा कि हाँ इस आर्टिकल को भी NCBC कमीशन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, यानी कि कल का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यदि इस मुद्दे पे कोई डिस्कशन अराइज होगी या कोई डिबेट होगी या कोई केस आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी जा सकती है, ये आर्ग्यूमेंट रखा जा सकता है कि द फैक्ट दैट पार्लियामेंट ऑफ 2017 क्लब्ड द क्रिएशन ऑफ NCBCs विद द आर्टिकल creating the provisions for creation of NCSC and NCST means that Parliament of the day of 2017 would have wanted to give equal weightage. ठीक है, कुछ ऐसे समझो यार। देखो, दो बेटे हैं एक पिताजी के, ठीक है? एक बेटे को पिताजी ने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर पे रख रखा है अपने साथ,
ठीक है, दूसरे वाले को फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया, जिसकी जो बहू है थोड़ी ख़राब है या जो भी, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में कल को अगर फादर जो है अपनी विल प्रॉपर्टी का वसीयतनामा नहीं छोड़ के गए, 2040-50 में दोनों बेटों में हुई लड़ाई कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी, तो कोर्ट ये कंक्लूड कर सकता है ना कि द फैक्ट दैट अब छोटे वाले बेटे को 6 महीने पहले नीचे बुला लिया, ठीक है, मृत्यु से 6 महीने पहले नीचे बुला लिया। अब छोटे वाले बेटे को जब नीचे बुला लिया तो कोर्ट ये बोलेगा ना कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज डेथ फादर केप्ट बोथ दी सन्स अलॉन्ग एंड बोथ दी सन्स आर अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, तो दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी दी जाए। हो सकता है ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग रखा था, अब सीख है ना, तुम्हें भी ना स्मृति ईरानी जैसी टीचर चाहिए, तभी तुम लोग खुश रहोगे, है ना। ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप्स, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल दिलाते तुम लोग भी। फाइन, नाउ their problem set says the set of the problems being faced by them is different, that is why different article is assigned. This is called as branch tree method of organizing articles. Very nice. Different socio-economic conditions and hence different provisions were made, but now you are committing the mistake of merging these two articles artificially. एक मर्जर किया जा रहा है, ठीक है। दिस कुड बी मिस इंटरप्रेटेड लेटर इवन एज देर इज नो इंटेंशन टू मर्ज दीज टू डिफरेंट। क्लियर? सो दिस इज देयर। कौन हो तुम? साकेत। देखो, ना तो मेरी शादी हुई है, ना ही कोई इरादा है और ना ही कोई फ्लोर है। मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ दिल्ली में 8 साल से, ठीक है। तो घर जाना नहीं है अभी, कुछ यूपीएससी हुआ नहीं तो अभी घर जाने का कोई विचार है नहीं। कुछ उखाड़ लेंगे किसी दिन जीवन में, इलेक्शन लड़के फिर जाएंगे, फिर ना फ्लोर की ज़रूरत होगी और ना किसी और की। नाउ कमिंग हियर, मिलो कभी तुम्हें, मैं बताता हूँ। साकेत ज़्यादा बोलते हो। हाँ, इन अप्रैल 2017 लोकसभा पास्ड 123rd amendment to the constitution which will, when it becomes law, brings into being a constitutional national commission for backward classes. The current NCBC was created under an act of parliament as a statutory body in 1993. The new insertion into the constitution, article 338b, is identical to articles 338 and 338a. that respectively created the National Commission for SCs and STs. This way, Article 123rd Amendment Bill has in one stroke brought the backward classes in league with SCs, STs as victims of discrimination, exclusion and violence. Clear? So this is there. Now coming here, Article 340 deals with need to identify those socially and educationally backward classes, understand the conditions of their backwardness and make recommendations to remove the difficulties they face. The article stipulates the appointment of a commission to give effect to its provisions. Even the 1993 NCBC Act was based on this article. Clear? So this is there. It could be interpreted that government is trying to recognize the relatively backward classes with SCs and STs. Yes, this is what I mean to say. Clear? तो आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत सिंपल है, ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो एड्स, HIV एड्स के बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, वो सब चीजें आप कर सकते हो, राइट। नाउ current status is this bill has now been passed and it has become an act. Clear? 338B is there now. Clear? HIV, AIDS, leprosy, ये सब बेसिस पे छुआछूत की बीमारी ना हो या फिर ये समाज को ना ले डूबे,
इसलिए आर्टिकल 17 डाला गया था. दिस इज एन other side of equality. Article 17 also is striving to establish equality. Latest COVID-19 can also be there. Okay, तो आर्टिकल 18 एंड 19. 18 भी बहुत छोटा सा है, 18 को बाद में डील करेंगे, 19 को पहले कर लेते हैं फटाफट. Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Abolition of untouchability has been included among the fundamental rights under Article 17. No, it's just that he is saying it कि हाँ, this is one of the few fundamental rights available against individuals. Anybody who practices untouchability, not only the state but any individual can also be prosecuted. Legislative enactment to implement an article, acts are brought about, legislations are brought about. Untouchability Offences Act 1955 लाया गया, but द वर्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, इसीलिए सिविल लिबर्टीज एक्ट लाया गया. ठीक है, सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976. दिस एक्ट लेज डाउन वट एवर इज ओपन टू जनरल पब्लिक शुड बी ओपन टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स. नोबडी शुड विक्टिमाइज देम. नो ईशा, अभी तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई. What is the generic meaning of untouchability? The practice question for you. Do you think that the practice of untouchability has been adequately tackled in India despite legislative will and executive zeal? Critically identify the conditions in Indian society which are still perpetuating this ignominious practice. करोगे attempt इसको question को? Skeletal points. Untouchability means the imposition of social disabilities on the persons by reason of their birth in certain castes and by the reasons of their occupations. For example, manual scavenging is continuing even today. Even though we are in the age of drones, but some tasks are reserved for these particular castes. ठीक है, तो कुछ कुछ टास्क आज भी इनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन क्लियर है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम यहाँ पे खुद लिखोगे. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी. बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय एड्स बट रिसेंटली पास्ड HIV. अब देखो, मैं जो भी क्वेश्चन या आंसर छोटे छोटा जो भी आपको ग्लिम्स भी दे रहा हूँ अभी, उसमें भी मैं आई ट्राई टू थिंक ऑफ पॉइंट्स which are ending, which make you end your answer at a positive note, writing in favor of the government. Criticize करना तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, बट उसे किस नोट पे आप क्या नोट टाई करके छोड़ते हो, क्या किस नोट पे, हेल्दी नोट पे छोड़ते हो, सरकार के फेवर में लिख के छोड़ते हो या अगेंस्ट, ये आपके हाथ में है. ठीक है, एग्जाम्पल सब तरह के होंगे. Recently passed HIV and AIDS Prevention and Control Act prohibits any kind of discrimination against
HIV अफेक्टेड पर्सनस। ठीक है, और भी तरह की डिजीज़ हैं, या हम जो आज अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं वो रिच वर्सेस पुअर की करते हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया जाता, अनटचेबल्स कहा जाता है इन लोगों को। तो अमीर आदमी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठेगा। ये सारी तरह की चीज़ें जो आप अपने आसपास आज ऑब्जर्व करते हो। क्लियर? आर्टिकल 18 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, शैल वी कवर इट नाउ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ऑलरेडी सैचुरेटेड है माइंड तो नहीं पढ़ पाओगे इसे। आर्टिकल 19 को याद करने का तरीका बता देता हूँ, आर्टिकल 18 कल कवर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, इट प्रोटेक्ट्स 6 राइट्स। आर्टिकल 19 guarantees to all citizens these 6 rights. What are these 6 rights? ऐसे ही गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू ग्लॉस ओवर इट। ओके, अभी 19 कवर कर लो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो, इसको कॉलेज की ट्रेजेक्ट्री से मैं याद करवाता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी बैचेस में, और काफ़ी कारगर रहा है ये तरीका। People are reluctant to provide home for rent to a single woman. Isn't it a form of untouchability? This is a kind of ostracization rather than untouchability. Untouchability means what you are trying to say is witch hunting of single women. ठीक है, witch hunting of a widowed women. Witch hunting of a widow, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, आज थोड़ा हैवी हो गया। दैट्स ऑस्ट्रेसाइजेशन यू कैन से। ठीक है, मुस्लिम्स को घर ना देना एक प्रॉब्लम कही जा सकती है ना। ये एक नई फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी तो नहीं कहेंगे, अगेन डिस्क्रिमिनेशन है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जहाँ पे हो। तो ये नई फॉर्म्स हैं माइनॉरिटीज़ को विक्टिमाइज करना, जिनके बारे में हमें मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इसको कॉलेज लाइफ की ट्रेजेक्ट्री से थोड़ा सा समझना। देखो, पहली बार कॉलेज में जाते हो, जैसे क्या होता है नॉर्मली, फ्रेशर्स पार्टी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू कैन बम्प इनटू एनीवन, यू कैन प्रपोज एनीवन दैट आई लाइक यू, और ये सब। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन कैसे भी दे सकते हो, रोज या कुछ और दे सकते हो। ठीक है, फिर राइट टू असेंबल होता है पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। पहली मीटिंग में आर्म्स इन आर्म्स, हैंड इन हैंड नहीं होते, आर्म्स इन आर्म्स और हैंड्स इन हैंड्स नहीं होते। सीसीडी या कहीं पे जाके मिलते हो बरिस्ता पे, रिश्ता नहीं जुड़ता अभी तक। ठीक है, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। ठीक है, फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस हो जाता है और यूनाइसन ऑफ सोल्स हो जाता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के। कोई लोग पेरेंट्स के साथ बैठे हो तो ईयरफोन लगा लेना, राइट ना, समझ रहे हो, रैगिंग नहीं है यहाँ पे। साकेत, हु आर यू इन रियलिटी? मेरे से कोई दिक्कत या कुछ ऐसा बताओ। नाउ देखो, जिनके हाथ साफ होते हैं ना, वही ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर उसके बाद क्या होता है, घूमने फिरने जाते हो हनीमून पे, और ये सब शादी वादी हो गई, एसोसिएशन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की होगी, तो अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो पेरेंट्स ये सब नहीं अलाउ करते थे। ठीक है, तो फॉरेन के टूर के तो ख्वाब तुम भूल ही जाना। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद राइट टू रिजाइड, अब उसके बाद कहीं तो बसोगे, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर एक ठिकाना ढूंढोगे, किराए पे घर लोगे या कहीं पे। ठीक है, अब क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो तुम्हारा डिलीट हो गया। दिस इज हाउ आई मेमोराइज्ड इट, राइट। Deleted by 44th Amendment Act. You cannot be entitled to your parents' property, right? Clear? So just, where is this guy, Saket? Now, very nice. पता लगे कल बोल रहे हो कि सर मना कर दिया है, अगली जो है। नाउ डिलीटेड
बाय राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब काम धंधा तो करोगे क्योंकि प्यार से जो है पेट नहीं भरता, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस, क्लियर। Clear? So now any other doubt or any, देखो ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं। अब कॉमर्स वाले जो होते हैं वो ऐसे ही याद करते हैं, राइट। Nothing like that, right? Now any doubt? 19 का क्लॉज 1 बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसकी उतनी ही सीरियस और सिंसियर एक्सप्लेनेशन है। 19 क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज आई हैव गॉट मोर एनालॉजीज, ठीक है। आगे चलते हैं। ये साकेत सीम्स टू बी अ स्पॉन्सर्ड गाय बाय माय और क्या बोले, वेल विशर्स। ही सीम्स टू बी अ गाय विद अ स्कॉलरशिप, एक नेगेटिव स्कॉलरशिप स्कीम चलाई होगी किसी इंस्टीट्यूट ने, इसको यहाँ भेज दिया। सो दिस इज देयर। कमिंग टू दिस प्रोफेशनल और टेक्निकल, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू मीडिया, मीडिया का जो राइट है लाइव टेलीकास्ट का, टीवी टेलीकास्ट का, वो भी यहीं से आया है, राइट। वो भी यहीं से आया है। नाउ मीडिया का ये राइट comes from here only. And then right to information, Supreme Court said that right to information is a derived fundamental right, even though it is not given anywhere explicitly in the constitution. But if a citizen would not be well informed, how would he be able to exercise his right to freedom of speech and expression, right? समझ में आया? तो ये इसका बेसिक मतलब है कि हमारा जो वेल इन्फॉर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी जजमेंट्स में ये कहा है, इंफॉर्मेशन इज द ऑक्सीजन इन द एज ऑफ 21st century. In this information age, you cannot deprive the citizen of his information. But today, the tone and tenor of the judgment of Supreme Court in PM CARES Act instills an air of suspicion कि क्या आज ये वही सुप्रीम कोर्ट है, राइट, कि जो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट्स दे रहा है। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव एनालिसिस रहेगा। 18 और 19 एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। कुछ आर्टिकल्स हैं 32 तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, 32 में, उसके बाद 21 में, 19 में, आर्टिकल 19, 21, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14, 19 एंड 21, क्लियर। So this is there. Right to freedom of speech and expression. Article 18 is applicable even on foreigners. Article 18 prohibits only hereditary titles of nobility. तो आर्टिकल 18 ये है हेरिडिटरी टाइटल्स। इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, डिकोड करने में, क्योंकि 1-2 क्लॉज ए एंड बी में स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम आती है, ए, बी एंड सी में। राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ fundamental right under article 19 freedom of speech and expression and article 21, clear। तो clause 2 इसको negate करता है, clause 3 भी negate करता है। बट ये जो freedom of speech and expression है, इसके बेसिस पे टीवी चैनल्स, अगर मैं थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट अभी बताऊं, टीवी चैनल्स को ये हक है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। बट टीवी चैनल्स दे आर providing us what? The carbon dioxide of polluted information, the biased information, paid news,
ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं टीआरपी के चलते, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, ठीक है, उसके बेसिस पे टीवी चैनल्स का एडवर्टीजमेंट रेट डिसाइड होता है। और क्रॉस होल्डिंग्स का फिनोमिना जो हमने डीएनए में भी समझा होगा, आप टीवी देख रहे हो, आप ये देखते हो कि इलेक्शन से ठीक पहले एक नेता की इमेज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करी जाती है, जैसे एक चैनल है BTC न्यूज़ चैनल, ठीक है, समझ जाओगे जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, संजीव। तो ये क्या करते हैं, एक नेता को ऐसे दिखाते हैं, सुबह 4 बजे उठता है, कोई कुकर्म ही नहीं करता, ठीक है, तो सुबह 4 बजे उठता है और सबसे पहले गुरुद्वारा या फिर मंदिर या मस्जिद या कुछ दरगाह या चर्च में वो नेता जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे हर रोज़ कंबल या शॉल बांटी जाती है और ये सब, जबकि रियलिटी में क्या होता है, वो नेता जो है उल्टे पुल्टे काम करके 4 बजे सोता है, राइट। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई नाम हो सकता है ABC या कुछ, उस चैनल में स्टेक होल्डिंग लेके, शेयर होल्डिंग उस चैनल में उनकी ओनरशिप है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस होल्डिंग्स। द न्यूज़ चैनल is owned by the political party or its leader indirectly. Political party says that you project our candidates in the favorable light, in the positive media light, and we will return the favors to you by not charging or by giving the money to you. समझ में आया? ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर। तो इसको क्रॉस होल्डिंग्स का फिनोमिना माना जाता है। क्या न्यूज़ में, please write down a thought provoking kind of a question or a brain teaser or whatever you would like to call it, क्या न्यूज़ में, न्यूज़ which is an essential commodity, which is the most important sovereign function, should there be privatization of news media like Sun TV in Andhra, Tamil Nadu, right? C न्यूज़, C के बहुत सारे मतलब हैं, समझ रहे हो ना। क्या न्यूज़ मीडिया में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए व्हेन द न्यूज़ इज द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी टुडे, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप आवर हीव ऑफ साई व्हेन वी हीव अ साई ऑफ रिलीफ, when we heave a sigh of relief, we sometimes stop at some sensational news article, हो ये क्या हो गया, है ना, ऐसा हो गया, बट वो सारा कुछ कोई स्पॉन्सर कर रहा है। तो जब सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी ये न्यूज़ हो गई है, आपको नहीं लगता कि न्यूज़ मीडिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? चलो ये भी छोड़ दो। Don't you think that we need a state broadcaster in order for us to rightly exercise our freedom of speech and expression? State broadcaster क्या होता है? Government broadcaster नहीं। DD News, प्रसार भारती is a government broadcaster. What we need is a state broadcaster. State broadcaster should be such, in my opinion, it should be such that its expenditure should be charged from the consolidated fund of India. Its expenditure should be charged on the consolidated fund of India. ठीक है, और the functionaries should be given a fixed tenure. अगर प्राइवेट मीडिया, which is called as the fourth pillar, is collapsing under the weight of capitalism, we need to take the remedial steps. प्राइवेट न्यूज़ मीडिया का अधिकार होगा। अब अगर अंधेरा कर रहा है प्राइवेट न्यूज़ मीडिया, तो उजाला करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो अंधेरा करने वाले को बुझा दो, या फिर एक नया उजाला किया जाए, नई रोशनी लाई जाए। किस फॉर्म में? इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रॉडकास्टर की फॉर्म में। इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? अगर ऑथेंटिक न्यूज़ आनी लगेगी, आज भी अगर आप लोगों से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, तो वो यही कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट डू दे से? कि अगर हमें न्यूज़ सुननी होती है तो हम DD न्यूज़ पे जाते हैं, या लोकसभा न्यूज़ चैनल पे जाते हैं, या राज्यसभा टीवी पे। ठीक है, राज्यसभा टीवी इज़ अ गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंडर आता है। स्टेट ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, 3 पिलर्स हैं, 4th पिलर मीडिया को कहा जाता है। लेकिन ये जो 3 पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चलते हैं। ठीक है, ये तीनों पिलर्स। ये जो चौथा पिलर है, इसको प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, जबकि ये तीनों पिलर्स की फंक्शनिंग को बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट करता है।
No, it will come under the ministry, but it will be on the same lines as UPSC. Clear? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कोलैप्स हो रहा है. तो हमें क्या चाहिए? मल्टी मेंबर बॉडीज, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, जो कि गवर्नमेंट द्वारा नहीं बल्कि यूनानिमिटी के साथ में अपॉइंट किए जाएं. अगर ये नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी कि न्यूज़ में नेता लोग जो है जैसे मान लो एक चैनल है, उसमें क्या है, एक कंपनी है डिफाइंस, समझते हो ना सारा कुछ, डी और आर का डिफरेंस. डिफाइंस नाम की कंपनी ने टीवी चैनल में स्टेक खरीद रखा है. इस चैनल का नाम है ABC न्यूज़. अब ABC न्यूज़ को डिफाइंस ये बोलता है कि तुम मुझे शेयर का जो प्रॉफिट है वो कुछ मत देना, बस इस पार्टी को जिसका नाम है ABC, इसको इलेक्शन में पॉजिटिवली एडवर्टीजमेंट वगैरह इसकी दिखा देना. अब जब ये पार्टी आती है चुनाव जीत के, तो डिफाइंस कंपनी को बहुत सारा मुनाफा देती है. ठीक है, नो पार्टी विल एवर डू दिस, बट वही है कि सिविक सेंस धीरे धीरे से सिटीजनरी जो है अवेकन होती चली जा रही है, तो चीज़ें बदलेंगी. अभी के लिए तो ये है कि जुडिशरी जो है बाइक पे सवार है. ठीक है, विल सी द मोर आर्ग्यूमेंट्स टू इट. क्लियर? यस. Practically speaking, this is not possible, but this is what you have to write in your answers. This is the thought, this is the color of, this is the shade of opinion that you should be acquainted with as a UPSC Civil Services aspirant. February 4 or 5, I had done the analysis on the under the previous organization. I will pull out that editorial. February 8, I remember roughly. 5th February, I remember I came back from a tour. तो वो कुछ ऐसा किया था, उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रॉडकास्टर पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे. हिंदू का एडिटोरियल था 2018 का. ठीक है, आई विल पुल दैट आउट, डोंट वरी. नाउ फॉर ही आस्क्ड फेवर्स इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल. यस, तो रूपर्ट मडरॉश स्कैम हुआ था ब्रिटेन में. मडरॉश बिकेम सो वेरी पावरफुल, रूपर्ट मडरॉश, कि मीडिया की जो न्यूज़ मीडिया पे जो कंट्रोल है टीवी न्यूज़ का, प्राइवेट कैपिटलिस्ट का, उसको नेकेड किया गया. उसको बिल्कुल उसका सामने वो चीज़ निकल के आई. रूपर्ट मडरॉश इतने पावरफुल हैं कि किसको मंत्री बनाना है, किसको गिराना है, वो मीडिया कंट्रोल करता है ब्रिटेन में. क्लियर? जैसे BBC न्यूज़ है. ठीक है, BBC न्यूज़ क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल. उसके चैनल जो हैं वो इंडिपेंडेंटली चलते हैं, वो सेल्फ सस्टेनेबल भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट ब्रॉडकास्टर है ब्रिटेन का. ठीक है, तो दिस इज देयर. ऑलराइट, सो दिस इज देयर. 19 clause 2 भी समझेंगे, 19 clause 3, फिर राइट टू प्रॉपर्टी, द वे इट वॉज डिलीटेड एंड ऑल, this will be covered. Can we cite these examples in our answer? What type of example? जुडिशरी बाइक पे सवार है या कुछ और? DW जर्मनी का. नरेंद्र, यू आर राइट. येस, यू कैन साइट वेरी वेल. रूपर्ट मडरॉश स्कैम आपको लिखना है, मैं इसके स्पेलिंग बता देता हूँ. रूपर्ट मडरॉश, MUDROCH. क्लियर? तो अभी के लिए इसको वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि रिदम वैसे नहीं बन रहा है. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. थैंक यू गाइज, गुड नाइट. All right, no other doubts. Thank you.